इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के लिए जो सेक्शनल टेस्ट सीरीज चलती है हमारे पेड ग्रुप में। तो साइंस सेक्शन के सारे क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन इस वीडियो में दिया जाएगा। पेड ग्रुप में वीडियो देने से पहले साथ में आंसर की भी दे दी जाती है और वहाँ पे डिस्कशन ग्रुप में सभी लोग अपना स्कोर कमेंट करके भी बताते हैं। 2 जुलाई 2020 का ये टेस्ट पेपर था जो कि पेड ग्रुप में दिया गया था। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। कचड़े को निपटाने के लिए यानी उसको ठिकाने लगाने के लिए इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो कि यूज़ नहीं किया जा सकता। कंपोस्टिंग, खाद बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं ताकि वो जल्दी से इन्वायरमेंट में से गायब हो जाएं। बायोडिग्रेडेबल, वो जल्दी हो जाएं इसीलिए ऐसा किया जाता है। और यही बात वर्मी कंपोस्टिंग के लिए भी ट्रू है। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए रेड वर्म्स का सहारा लिया जाता है, लाल केचुओं का। लेकिन जो साइकिलिंग है ये कोई मेथड तो हुआ नहीं गार्बेज के डिस्पोजल का। ये साइकिलिंग का बेसिक मतलब यही है कि एक पॉइंट से शुरू होकर वापस की उसी पॉइंट पे आ जाना। सी, और अगर रीसाइकिल लिखा है तो इसका मतलब यही है किसी सेम प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में यूज़ कर लेना, कि जो प्रोडक्ट पहले दूसरे काम में हमारे लिए यूज़फुल था वो किसी और काम में यूज़फुल होगा, यही होता है रिसाइकिल में। बाकी लैंडफिल, ज़मीन के अंदर कूड़े को डाल देना, बेसिकली ये एक मेथड होता है गार्बेज डिस्पोजल का। तो फर्स्ट का करेक्ट हो गया सी। द प्रोसेस इन विच नॉन यूजफुल गार्बेज इज बर्नड एट हाई टेम्परेचर। जो भी कूड़ा करकट है उसको सीधे सीधे जला दिया जाता है ताकि वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए और आसानी से इन्वायरमेंट में से थोड़े टाइम बाद गायब हो जाए। इसको कहा जाता है इंसरनेशन। सी, भस्मीकरण। बाकी रेस्पिरेशन का बेसिक मतलब यही है कि जो भी फूड है उससे बॉडी की सेल्स किस प्रकार से एनर्जी निकालती हैं और उसे यूज़ करती हैं। इनसेमिनेशन का मतलब होता है गर्भ धारण करना। इनकारनेशन सिंपल मतलब अवतार, एक वर्जन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो हवा, पानी, एयर, वाटर और सॉइल की प्रेजेंस में आके सिंपल से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए और ऐसा लगे कि कूड़ा इन्वायरमेंट में से गायब हो गया। ये वाटर बॉटल प्लास्टिक का बना है, ये कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकता अपने आप से, भले इसको कितना भी जला दिया जाए। बाकी साइंस बुक किसका बना होता है? पेपर का। जितनी भी किताबें हैं वो पेपर से बनती हैं और पेपर एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। आप अगर कोई कागज़ को कूड़े के रूप में कहीं फेंक देते हैं तो 10-15 दिन के अंदर वो वहाँ से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। बी, ये बायोडिग्रेडेबल है। बाकी जो डायमंड रिंग है वो कभी भी एक्सपायर नहीं होगी। और यही बात विंडो ग्रिल, जो कि ज़्यादातर एलॉय या फिर सीधे सीधे लोहे से बना होता है, ये भी अपने आप नहीं जाएगा। तो थर्ड का करेक्ट हो गया बी। अबाउट 1/5 ऑफ द ऑर्डिनरी एयर इज। एयर का 1/5 का मतलब हुआ 20% के आसपास। तो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कंटेंट 21% होता है जो कि लगभग 1/5वां हिस्सा है। बाकी नाइट्रोजन का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है 78%। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी इम्पॉर्टेंट गैस है। ये हानिकारक तो नहीं है लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग फैला सकती है अगर इसका एमिशन ज़्यादा हो गया तो। और जो जल वाष्प, वाटर वेपर है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है। इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस, सबसे ज़्यादा रोल इसी का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वाटर वेपर एवापोरेशन इज नॉट करेक्ट। पानी का जो एवापोरेशन है उसके हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो सबसे पहला है वाटर एवापोरेट्स एट एनी टेम्परेचर। किसी भी टेम्परेचर पर एवापोरेशन संभव है, बिल्कुल सही बात है।
आप कमरे में कपड़े सुखा लीजिए चाहे धूप में, भले ही टाइम का डिफरेंस आ जाएगा लेकिन कपड़े सूख अवश्य जाएंगे। पहला सही है। और अगर सही है तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज हमारा आंसर गलत वाला होगा। वाटर एवोपरेट्स ओनली इन द डे, ये बात गलत है। कपड़े रात में भी सूख सकते हैं, दिन में भी। बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बाकी देख लीजिए, वाटर एवोपरेट्स फास्टर व्हेन देयर इज विंड, जब गर्म हवा चलती है या फिर ठंडी हवा भी अगर चलती है तो एवोपरेशन का रेट बढ़ जाता है, सही बात है। वाटर एवोपरेट्स मोस्ट रैपिडली एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से बॉइलिंग की शुरुआत हो जाती है, इस वजह से पानी बहुत तेज़ी से वाष्पित होने लगता है, सही बात है। वॉट हैपन्स व्हेन वी हीट अ मैग्नेट विद अ हैमर, जब किसी चुंबक को हथौड़े से बार बार मारा जाता है तो क्या होता है? तो उसकी चुंबकीय शक्ति चली जाती है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है, ये बी। बाकी पहला गलत है, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ नहीं जाएगा, इनफैक्ट घट जाएगा। द नॉर्थ एंड साउथ पोल चेंजेस, ऐसा कभी नहीं होता कि पोल की पोजीशन चेंज हो जाए, और कुछ भी नहीं होता, ये भी बात गलत है। तो सिक्स्थ का करेक्ट हुआ बी। द टॉर्च बल्ब डज नॉट ग्लो इन अ कंप्लीट सर्किट, सर्किट कंप्लीट है, ऐसा नहीं है कि कोई तार बीच में कटा हुआ है कि कोई कंपोनेंट मिसिंग है, लेकिन फिर भी टॉर्च का बल्ब नहीं जलता। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, अगर इसमें ये चीज़ शामिल हो जाए सर्किट में तब बल्ब नहीं जलेगा, भले ही सर्किट पूरा क्यों ना हो। तो ये हो जाएगा पेपर क्लिप। पेपर क्लिप अगर लोहे का नहीं बना है तब जाके ये ऐसा हो जाएगा, ए। बाकी एल्युमिनियम की फॉइल बिल्कुल बल्ब ग्लो कर जाएगा, बिकॉज एल्युमिनियम जो है वो कंडक्टर है। माइका शीट, जो माइका है वो भी इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर है। बाकी पेंसिल लीड ग्रेफाइट की बनी है और ये कार्बन का ऐसा फॉर्म है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो 7 का हो जाएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई की सबसे छोटी यूनिट बताइए। किलोमीटर, इसमें 1000 मीटर होते हैं। मिलीमीटर 1/1000 मीटर, सेंटीमीटर 1/100 मीटर, और मीटर तो खैर 1 मीटर है ही है। तो कहीं पे मीटर का 1000 गुना है, कहीं पे 1000वां हिस्सा है, कहीं पे 100वां हिस्सा, तो 1000वां हिस्सा सबसे छोटा हो जाएगा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल, बाइल के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चारों स्टेटमेंट को अगर हम एनालाइज करें तो बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि बाइल निकलता कहाँ से है और जाता कहाँ पे है, और जाने से पहले स्टोर कहाँ पे होता है। तो बाइल सीधे सीधे लीवर से निकलता है, सिक्रीटेड बाय लीवर, और स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लैडर में, डी। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस इज कंप्लीटेड इन, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया यानी कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है कहाँ पे जाके पूरा हो जाता है? तो छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन, बी। बाकी स्टमक में तो कई सारे प्रोटीन और फैट वहाँ पे डाइजेस्ट होना चालू होते हैं। ईसोफेगस भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक ऑर्गन है जो कि गले के आसपास पड़ता है अंदर की तरफ। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका काम बेसिकली होता है एब्जॉर्प्शन, कि जो भी डाइजेस्ट होने के बाद में फूड मिला उसमें से कौन कौन से न्यूट्रिएंट और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सोखने हैं और आगे शरीर के अलग अलग हिस्सों में भेजना है, ये काम होता है बड़ी आंत का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट इसमें से बता दीजिए। हेट्रोट्रॉफ के बारे में चारों स्टेटमेंट हैं। हेट्रोट्रॉफ यानी कि जो अपना भोजन स्वयं ना बनाए, तो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों और ब्लू ग्रीन एल्गी के पास होती है बस, बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को ले करके कार्बोहाइड्रेट बना सकता है, और किसी के पास ऐसा नहीं है। तो जितने भी ह्यूमन बींग्स, एनिमल और छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब यही हैं, हेट्रोट्रॉफ। इसके बारे में यही सही बात हो सकती है कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यही बात इनके लिए सही है, सी। बाकी और किसी बारे में इनकी बात हो ही नहीं सकती
कि प्रकाश संश्लेषण में इनका क्या हिसाब किताब है, बिकॉज इनके पास वो क्षमता ही नहीं है कि ये कर पाएँ फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग मैराथन, मैराथन का मतलब होता है बहुत लंबी रेस, जो ज़्यादा डिस्टेंस वाली दौड़ होती है वही। वी समटाइम्स गेट पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ लेग मसल्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पैर की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और कभी कभी जो धावक होते हैं वहाँ पे वो एक कदम भी नहीं चल सकते हैं, क्योंकि उनका पैर उनका साथ नहीं देता है, क्योंकि पैर में कोई इनमें से कोई चीज़ जमा हो जाती है। तो क्या जमा हो जाता है पैर में? लैक्टिक एसिड, डी। लैक्टिक एसिड जब हमारे पैर में जमा हो जाता है तो हमें लगता है कि वो पैर जाम हो गया है और वो आगे नहीं जा सकता है, डी। इन कॉकरोचेस एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू। कॉकरोच सांस कैसे लेते हैं? उनके पास स्पिरेकल्स होते हैं, एक विशेष प्रकार के छिद्र जिससे हवा उनके भीतर चली जाती है, सी। लंग से सांस लेते हैं जितने भी ह्यूमन बींग्स और एनिमल हैं, जितने भी जलीय जीव हैं इंक्लूडिंग मछलियाँ, वो सब गिल से सांस लेते हैं। स्किन से कौन सांस लेता है ये बात आप बता सकते हैं। अगर पेड वाले हैं तो डिस्कशन ग्रुप में, और अगर नॉन पेड हैं यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में। कॉकरोच के पास दो टाइप के स्केलेटन होते हैं, आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। उसके बाद देखिए 14 नंबर, द ब्लड वीजल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। फेफड़े से जो शुद्ध ब्लड है वो सीधे ले जाके हार्ट में दे देती है। तो ये कौन सी होती है ब्लड वेजल? पल्मोनरी वीन। जितनी भी वीन्स हैं उनका काम होता है अशुद्ध ब्लड को इकट्ठा करना, लेकिन पल्मोनरी का यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये प्योर ब्लड लेकर के जाती है, और वो भी प्योर ब्लड ऑब्वियस सी बात है हार्ट के अंदर जाएगा, डी। इसी तरीके से जो आर्टरी होती है नॉर्मली उसका काम होता है प्योर ब्लड को ले जाना, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मोनरी, ये इम्प्योर ब्लड को लाती ले जाती है। द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड। ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं? जो डॉक्टर के पास एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी रीडिंग डॉक्टर देखते हैं, और जो डिवाइस हमारी बॉडी से स्पेशली हाथ से जोड़ दी जाती है, यह है स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर बेसिकली, बी। बाकी जो मैनोमीटर है वो गैस का प्रेशर नापता है, जो बैरोमीटर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापता है, और जो पोटेंशियोमीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नापता है। द एक्सक्रीटरी यूनिट इन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कॉल्ड। उत्सर्जन प्रणाली की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? तो ये है नेफ्रॉन, ए। 16 का करेक्ट हो गया ए। बाकी अगर न्यूरॉन की बात करें तो ये नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी यूनिट है। 17 नंबर बात करेंगे, वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन। ये कौन सी होती है? पैनक्रियास। ये पेट के पिछले वाले हिस्से में पाई जाती है, और ये डाइजेशन और ग्लूकोज या फिर कह लीजिए शुगर कंट्रोल दोहरा काम करती है। डाइजेशन में भी इसका रोल होता है और बॉडी की का शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए भी। शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए ये दो टाइप के इंसुलिन और ग्लूकागन हार्मोन जनरेट करती है, इंसुलिन और ग्लूकागन। पिट्यूटरी जो ग्लैंड है इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, और ये ब्रेन के एकदम बेस में स्थित होती है, दिमाग के एकदम आधार में। जो सैलिवरी ग्लैंड है वो डाइजेशन का प्रोसेस चालू कर देती है, अमाइलेस वाला जो एंजाइम है उसको छोड़ते हुए। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पॉस्चर एंड बैलेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी। हम लोग सही से खड़े हो पाएँ, सही से चल लें और सही से बैठ जाएं, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किसका है? तो ऑब्वियस सी बात है दिमाग का है, लेकिन दिमाग के किस हिस्से का? सेरिबलम का, ए।
और अगर किसी ने शराब ज़्यादा पी ली है तो सेरिबेलम पे उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ता है, तभी लोग वहाँ पे सही से चल नहीं पाते हैं। सेरिब्रम का काम है ठीक से बोलना, सोच समझ के बोलना, सोचना और चीज़ों को एनालाइज करना। जो मेड्यूला का काम है वो है हार्ट बीट, प्रॉपर सही से अलग अलग जगह पे ब्लड पहुंच रहा है कि नहीं, और रेस्पिरेशन संबंधित चीज़ें जिन पर हमारा अपना कोई कंट्रोल नहीं है। O2 इज़ कन्वर्टेड इनटू O3, ऑक्सीजन से ओजोन बन जाता है जब ये वाली रेडिएशन उस पर काम करती हैं। तो ऑक्सीजन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन की हेल्प से ओजोन बना देता है बी, और यही रीज़न है कि अल्ट्रा वायलेट रेस ओजोन के कारण नीचे नहीं आ पाती हैं अर्थ की सरफेस तक। इंफ्रारेड रेडिएशन भी बहुत यूज़फुल रेडिएशन है। जो रिमोट कंट्रोल होते हैं टेलीविज़न के, एयर कंडीशनर के, इनमें जो कंट्रोल होता है वो सिग्नल जाते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन वाले सिग्नल। जो गामा रेडिएशन है वो सर्जरी वगैरह में काफ़ी यूज़फुल है, और कॉस्मिक रेडिएशन भी मेडिकल पर्पस में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अल्ट्रा वायलेट रेज ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान करती है, इसका एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वाटर को प्यूरिफाई करना। वाटर प्यूरिफिकेशन में 3 चीज़ें काम आती हैं: अल्ट्रा वायलेट रेज, क्लोरीन और ओजोन। इन एन इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में द 10% एनर्जी अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। इकोसिस्टम में ये रहा ट्रॉफिक लेवल T1 और ये रहा T2। T1 के पास अगर 100% एनर्जी है तो T2 के पास उसमें से केवल 10% जाएगी, बाकी 90% वेस्ट हो जाएगी। इसी को कहा जाता है 10% लॉ, जो कि ट्रॉफिक लेवल पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये जो 10% एनर्जी गई, ये कौन सी गई? तो ये वही एनर्जी गई जो खाना खाने से मिलती है, केमिकल एनर्जी C। द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज। एनर्जी की डायरेक्शन बतानी है इकोसिस्टम के अंदर की किस तरीके की होती है, तो एक ही दिशा में, जैसे T1 से T2, T2 से T3। ऐसा नहीं है कि ट्रॉफिक लेवल 3 से 1 के पास एनर्जी वापस आ जाएगी, सिर्फ एक डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल A। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट इन प्रोड्यूसिंग एसिड रेन। एसिड रेन के निर्माण में इस वाली गैस का कोई रोल नहीं है, बताइए कौन सी है? तो एसिड रेन में बेसिकली SOX, NOX, SOX में SO2, SO3, NOX में NO2, NO3, ये सब गैसें एसिड रेन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसमें इसका कोई रोल नहीं होता। तो D यहाँ से करेक्ट हो जाएगा हमारे ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल नहीं होता है एसिड रेन में। एसिड रेन में ये वाली ऑक्साइड अगर मॉइस्चर से रिएक्ट करती हैं तो निर्माण HNO3 नाइट्रिक एसिड का होता है, जो कि केमिस्ट्री की वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट है। द पॉइजनस गैस विच reduces the oxygen carrying capacity of blood to a large extent। ऐसी गैस अगर हमारी बॉडी में एंटर कर गई तो जो भी हमारे ब्लड की कैपेसिटी है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की, वो इतनी कम हो जाती है कि कई बार सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो ये गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड C। कार्बन मोनोऑक्साइड का इम्पॉर्टेंट सोर्स है गाड़ियों से निकलने वाले धुएं। तभी इस बात की सलाह दी जाती है कि घर के अंदर कभी भी बाइक या कार को स्टार्ट ना किया जाए। इसी तरीके से ये भी बात बोली जाती है कि कभी भी रात के टाइम पे पेड़ पौधों के नीचे ना सोएं आप। देयर आर 2 स्पीशीज रिप्रेजेंटेड एज 35Cl एंड 37Cl। तो आपने देखा एलिमेंट कॉमन हो गया, सिर्फ उसका मास नंबर डिफरेंट है, एक का 35 दूसरे का 37। तो मास नंबर डिफरेंट है और एलिमेंट सेम है, और अगर एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होंगे ना। आइसोटोप का एग्जाम्पल है ये कि एलिमेंट तो चेंज नहीं हुआ, सिर्फ मास नंबर चेंज हो गया। तो ये होते हैं आइसोटोप।
और आइसोटोप की प्रॉपर्टी ये होती है कि प्रोटॉन सेम होते हैं, दे हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन C। और हमसे पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन सी हमने सही टिक किया है। बाकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं हो सकती, बिकॉज एलिमेंट सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम डिफरेंट होंगी क्योंकि मास नंबर बदल गया। आइसोबार हो नहीं सकता बिकॉज आइसोबार में एलिमेंट चेंज हो जाता है, वही नहीं रहता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर इज, कैंसर के इलाज के लिए इनमें से कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज होता है, तो यह है कोबाल्ट 60, ऑप्शन सी। बाकी प्लूटोनियम 239 का यूज है न्यूक्लियर हथियार बनाने में, न्यूक्लियर जो शस्त्र हैं जैसे कि एटॉमिक बम वगैरह वो सब बनाने में। आर्सेनिक 74 का यूज़ है ब्रेन ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने में, पता लगाने में कि किसी को ब्रेन ट्यूमर है कि नहीं। आयोडीन 131 का यूज़ होता है गॉइटर के ट्रीटमेंट में, मतलब पता है कि गॉइटर है, उसको सही कैसे करना है इसलिए, जबकि आर्सेनिक 74 में पता करने के लिए। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का बेसिक मतलब यही है कि ये है सॉलिड, थोड़ी देर बाद ये गायब हो गया, मतलब वेपर बन गया, हवा में उड़ गया। लिक्विड स्टेट इसने बाईपास कर दी, ये कभी भी लिक्विड बना ही नहीं। तो ऐसे सब्सटेंस कौन कौन से हैं, कपूर है, ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं, आयोडीन भी इसी पैटर्न को फॉलो करता है, लेकिन जो सिलिका है SiO2 और उसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल जोड़ दीजिए, ये सब्लिमेबल नहीं है, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रैप मेटल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय मैग्नेटिक सेपरेशन, चुंबक का यूज़ करके आप इस वाले मेटल को अलग नहीं कर सकते, तो अलग आप तभी नहीं कर सकते जब वो मैग्नेट के पास जाएगा ही नहीं, वो उससे अट्रैक्ट ही नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा है वो, क्रोमियम, सी। इसको चाहते हुए भी आप मैग्नेटाइज नहीं कर सकते। बाकी निकल, कोबाल्ट और स्टील, आपने चुंबक में स्टील को चिपकाया होगा, वो नहीं चिपका होगा, तो वो प्योर स्टील नहीं है, वो स्टील के अलावा भी उसमें कुछ मिला हुआ है, तभी ऐसा हुआ होगा। जो स्टील है वो चिपक जाता है मैग्नेट में। 27 का होगा सी। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेन इज दिस, तो बताइए केल्विन में कितना होगा। तो जो भी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू होती है उसमें 273 जोड़ देते हैं, तो 273 प्लस माइनस 88, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 273 माइनस 88 दैट इज 185 केल्विन, सी। When heat is constantly supplied by a gas burner with a small flame to melt ice, इस बर्तन में बर्फ़ पड़ी हुई है और नीचे से छोटा सा बर्नर जलाकर इसको गर्म कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आइस जो है वो पिघल के पानी बनने लगेगी, यही तो होगा। तो यहाँ पे बताइए कि आइस के टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि जब मेल्टिंग होगी सबसे पहली बार तब आइस का टेम्परेचर भी 0 डिग्री ही रहेगा, उसका सिर्फ स्टेट चेंज होगा, पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो गया। तो इट डज नॉट इंक्रीज एट ऑल, बी, क्योंकि इन्होंने बोला है कि छोटी लौ पर लगातार गर्म कर रहे हैं। अगर ऐसा दिया होता कि लगातार खूब तेज़ी से गर्म कर रहे हैं तब तो खैर टेम्परेचर बाद में बढ़ ही जाता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज़ अ लिक्विड, तो इसको देख के मरकरी टिक मत करिएगा, क्योंकि मरकरी एक मेटल है। मरकरी मेटल के अलावा और क्या है, सूर्य के पास जो सबसे पहला ग्रह है उसका नाम भी बुध ग्रह या मरकरी ही है, लेकिन मरकरी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ये आपके लिए थोड़ी राहत की बात होगी, क्योंकि नॉन मेटल जो कि लिक्विड है वो एक ही है, ब्रोमीन, सी। कार्बन सल्फर दोनों नॉन मेटल हैं, जबकि आयोडीन यहाँ पे मेटल है। सॉरी, आयोडीन मेटल नहीं है, वो तो बोरॉन फैमिली का हिस्सा है, FCl, Bri, ये सब के सब नॉन मेटल हैं, तो आयोडीन भी नॉन मेटल होगा। द मेटल विच कैन प्रोड्यूस एम्फोटेरिक ऑक्साइड,
एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसी ऑक्साइड होती हैं जिनका नेचर बेसिक और एसिडिक दोनों होता है। तो यहाँ पर 5 मेटल ऐसे हैं जिनकी ऑक्साइड एम्फोटेरिक हो सकती है। सबके नाम यहाँ पे लिख देते हैं। कॉपर, जिंक, टिन, एसएन मतलब टिन, पीबी लेड, एल्युमिनियम और बेरिलियम। 3, 3, 6 ये सभी की सभी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती हैं। तो एल्युमिनियम मिल गया, जिंक मिल गया, डी हमारा करेक्ट हो गया। द इंडिकेटर्स विच टर्न रेड इन एसिड सोल्यूशन। एसिड सोल्यूशन में अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करेंगे तो कौन कौन से इंडिकेटर ऐसे हैं जो कि लाल कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला लिटमस। लिटमस जो है वो एसिड में रेड हो जाता है, बेसिक में ब्लू ये होता है उसमें। और लिटमस के अलावा और कौन सा ऐसा है जो कि एसिड की प्रेजेंस में लाल हो जाता है, वो है मिथाइल ऑरेंज। ये एसिड की प्रेजेंस में रेड हो जाता है, सी। बाकी जो मिथाइल ऑरेंज है वो बेसिक में कैसा हो जाता है, तो बेसिक में ये येलो कलर दिखाता है। ये तो हो गया मिथाइल ऑरेंज के बारे में। टर्मरिक जो हल्दी होती है किचन में यूज़ होती है और कुछ इसके मेडिसिनल पर्पस भी हैं। ये एसिड की प्रेजेंस में येलो हो जाता है। एसिड और न्यूट्रल दोनों की प्रेजेंस में येलो हो जाता है और बेसिस की प्रेजेंस में रेड हो जाता है। तो हल्दी जो है वो मिथाइल ऑरेंज के एकदम विपरीत बिहेवियर शो करता है। जहां हमने मिथाइल ऑरेंज में देखा कि एसिड की प्रेजेंस में ये रेड हो रहा है, जबकि जो हल्दी है वो बेस की प्रेजेंस में रेड हो रहा है। मिथाइल ऑरेंज में हमने ये भी देखा कि वो बेस की प्रेजेंस में येलो होता है, जबकि हल्दी के केस में हमने ये देखा कि वो बेस की प्रेजेंस में रेड हो गया। तो एकदम इन दोनों का विपरीत व्यवहार हो गया। फिनोप्थलीन भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। ये एसिड की प्रेजेंस में बेरंग हो जाता है, कलरलेस, और बेस की प्रेजेंस में ये पिंक हो जाता है। तो जितने भी ये सब इंडिकेटर थे सबके बारे में जो बेसिक पॉइंट थे वो हमने देख लिए हैं। आप चाहें तो इनको नोट डाउन कर सकते हैं या फिर अगर मोबाइल पे हैं तो स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। द डिस्कम्फर्ट कॉज्ड बाय इनडाइजेशन। जो बदहजमी हो जाती है हमें वो क्यों होती है? सबसे पहले तो क्योंकि एसिड का सेवन हमने ज़्यादा कर लिया है। हमारे पेट में एसिड की अधिकता हो गई है, इस वजह से अपच हो जाता है। तो एसिड की अधिकता को कम करने के लिए आपको बेस का सेवन करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें न्यूट्रल हो पाएंगी। इसमें से बेस कौन सा है? बेकिंग सोडा, NaHCO3, यह है बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, ऑप्शन सी। बाकी कॉस्टिक सोडा होता है NaOH। विनेगर का हम सेवन करेंगे तो और भी हालत ख़राब हो सकती है, क्योंकि एक तो एसिड वैसे भी अधिक है और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएंगी। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, इस वजह से और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। मार्केट में इन सब प्रॉब्लम के लिए एक सोल्यूशन अवेलेबल है जिसे कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आजकल तो अलग अलग फ्लेवर में भी मिलता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसका कलर पिंक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोर लाइकली टू बी अ सिम्टम ऑफ वायरस। ये वायरस ह्यूमन बॉडी वाला नहीं है, ये कंप्यूटर वायरस है। तो वायरस का इनमें से कौन सा लक्षण नहीं है? कंप्यूटर में अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो इसमें तो आप भूल ही जाइए कि वायरस लगा हुआ है। बताइए वो सिचुएशन कौन सी है? तो वायरस के बारे में आप ध्यान रखिए, सिर्फ वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम का वायरस के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो हार्डवेयर वाली प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी है कि CD रोम जब चलना बंद कर दे, बी। बाकी जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी आप अगर कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो एकदम से गायब हो जाए, तो भी वायरस का सिम्टम है।
ब्राउज़र पर अगर आप कोई पेज पे हैं, उस पर कोई काम कर रहे हैं और एक दूसरा पेज खुल जाए, ये भी वायरस है। जब स्क्रीन पर बार बार कोई मैसेज आए और डिस्टर्ब करे आपको, तो ये भी वायरस है। वायरस अफेक्ट्स दी कंप्यूटर, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर पे काम करता है। ए, द मीनिंग ऑफ डॉस इन टर्मिनोलॉजी ऑफ साइबर लॉ। अगर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा तो आप डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को टिक कर दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। साइबर लॉ के हिसाब से डॉस का मतलब है डिनाइल ऑफ सर्विस, यानी साइबर लॉ में अगर आपने कंप्लेन कर दी तो जिस इंटरनेट सर्विस की वजह से आप दुरुपयोग कर रहे थे, चीज़ों का गलत फ़ायदा उठा रहे थे, उस सर्विस से इनकार कर दिया जाएगा। ए, विच टोपोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड इन मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब है कि ये अगर सिस्टम बस है तो पहला कंप्यूटर इस पॉइंट से जोड़ दिया, दूसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ से, और ऐसे n कंप्यूटर आपने एक ही सिस्टम बस पर पॉइंट लगा लगा के जोड़ दिए। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बस टोपोलॉजी का। बी, क्योंकि आपने सिस्टम बस यूज़ किया है। 38 में है विच नेटवर्क टोपोलॉजी नीड्स अ हब टू फंक्शन। हब का मतलब एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस। ये रहा हब, ये डिवाइस D1 और ये डिवाइस D2। D1 को अगर D2 को डेटा भेजना है तो ऐसा नहीं वो कर सकता है इस वाली टोपोलॉजी में कि वो D1 से D2 डायरेक्ट डेटा सेंड कर दे। उसे सबसे पहले इस हब को डेटा भेजना होगा और हब इस डेटा को D2 को भेजेगा। तो इससे कई बार प्राइवेसी की प्रॉब्लम आ जाती है। ये है स्टार टोपोलॉजी, लेकिन ये बहुत ही एफिशिएंट है अगर इसमें इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का ध्यान रखा जाए तो। सी, द कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इज। डेटा ट्रांसमिशन को कैसे नापा जाता है कि एक सेकंड में कितने बिट भेजे जा रहे हैं? बिट पर सेकंड। सी, बिट का मतलब होता है कि जैसे 0 लिख दिया तो 1 बिट हो गया, 1 लिख दिया तो 1 बिट हो गया, लेकिन 0 और 1 के अलावा बिट में कोई चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होती है। नैनो सेकंड का मतलब होता है 10⁻⁹ सेकंड। मेगा हर्ट्स मतलब 10⁻⁶ हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी की यूनिट है और नैनो सेकंड टाइम की यूनिट है। कैरेक्टर पर सेकंड को इस वजह से हम सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टर में 1 2 3 4 ABC EFGH सब आ जाएगा, जबकि डिजिटल डेटा ट्रांसमिशन में 0 और 1 के अलावा कोई चीज़ एक्सेप्टेबल ही नहीं है, बिकॉज मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 ही होता है। विच डिवाइसेस आर यूज्ड फॉर नेटवर्क लेयर फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस। 4 ऑप्शन में अलग अलग डिवाइस हैं, नेटवर्क डिवाइस बेसिकली। इनमें से कौन है जो कि OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर में यूज़ होती है? तो ये है राउटर, बी, क्योंकि राउटर में एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के बीच में डेटा भेजना होता है। रिपीटर फिजिकल लेयर में काम करता है। स्विच काम करता है डेटा लिंक लेयर में। C एंड C++ जो कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं, बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि इसके रूल्स और रेगुलेशन इंग्लिश लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के कुछ रूल से मैच खाते हैं। तो ये है तीसरे जनरेशन की दोनों लैंग्वेज। C, थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बायोस विच इज़ अ पार्ट ऑफ PC, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड इन। बायोस का मतलब है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बूटिंग में यूज़फुल है। जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है बायोस ही एक्टिव होता है और दूसरी डिवाइस में सिग्नल भेज करके उनको भी एक्टिवेट करता है। ये बायोस जो प्रोग्राम है कहाँ पे स्टोर होता है? रीड ओनली मेमोरी रोम में, डी। और जो भी आप प्रोग्राम चलाते हो, जैसे ये मैं सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ लिखने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए, तो दोनों रैम का हिस्सा हैं। ये ज़्यादा अच्छे से तभी काम करेंगे जब सिस्टम में रैम ज़्यादा होगी। और जैसे ही इन प्रोग्राम को हम क्लोज़ कर देंगे इस वीडियो को बनाने के बाद, वैसे ही रैम से ये रिलीज़ हो जाएंगे। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि जो डेटा
पहली लोकेशन पे है वो सबसे पहले एक्सेस होगा, फिर उसके बाद दूसरी लोकेशन वाला, फिर तीसरी लोकेशन वाला। ऐसा आप नहीं कर सकते कि नंबर 1 लोकेशन से सीधे नंबर 98 वाली लोकेशन से आप डेटा उठा लें, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल 90s और अर्ली 2000 में जो कैसेट प्लेयर चलते थे, डेक बेसिकली जिसे कहा जाता था, उसमें कैसेट की 2 साइड होती थी। तो साइड ए वाला जो गाना है वो साइड बी की साइड में नहीं बज सकता है। ऐसा नहीं होता कि कैसेट को जब तक आप पलटे नहीं तब तक उधर वाला गाना ना बजे, वो नहीं बजेगा जब तक आप पलटेंगे नहीं। तो सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी का सबसे बढ़िया एग्जांपल कैसेट है, जिसमें क्या यूज़ होता है, मैग्नेटिक टेप, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ रीड ओनली मेमोरी। रोम के 3 टाइप होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। ट्रिपल ई पी रोम जैसा कुछ नहीं होता, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंसिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब लगातार वन के पेड़ पौधों को काटते हुए चले जाना। तो सबसे पहले सॉइल इरोजन हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी को पकड़ने के लिए पेड़ तो होंगे नहीं, तो कोई भी विंड और वाटर आएगा मिट्टी को बहा के ले जाएगा, ये हो सकता है। और हमें वो बताना है जो कि नहीं हो सकता है। इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर, लगातार अगर आप लंबे समय तक पेड़ पौधों को काटते रहेंगे तो बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। बारिश ना होना एक कारण है, लेकिन पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन को दिन में बाहर रिलीज़ करते हैं, और ऑक्सीजन अगर प्रॉपर अमाउंट में रिलीज़ नहीं होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जो कि हम लोग ऑलरेडी रिलीज़ कर रहे हैं। इस वजह से टेम्परेचर बढ़ेगा। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था हम लोगों ने कि कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा समय तक अगर होती रहे तो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ सकती है, यानी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हर साल 1.5 डिग्री बढ़ता रहेगा। डिक्रीज इन रेनफॉल, ऑब्वियस सी बात है, अभी डिस्कस किया, कम हो जाएगी। डिक्रीज इन फ्लड, बाढ़ आना कम हो जाएगी, गलत बात, क्योंकि जो मिट्टी है उसको पकड़ने के लिए पेड़ पौधे तो हैं नहीं। तो पहली बात तो जो भी पानी आएगा वो एकदम बहता रहेगा, ऐसा नहीं है कि पानी को रोकने के लिए पेड़ पौधे अभी हैं। तो बाढ़ आना अधिक हो जाएगा, ना कि कम। तो डी 45 का होगा, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू डिसइंफेक्ट द क्लीन वाटर इन अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर रिलीजिंग इट इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक बार पानी साफ कर लिया आपने, लेकिन उसको डिसइंफेक्ट करना, उसमें कीटाणु मारना ज़रूरी है, इससे पहले आप लोकेलिटी के लिए पानी को टंकी में दे पाएँ। तो थोड़ी देर पहले ये भी डिस्कस किया था कि वाटर प्यूरिफिकेशन में ओजोन, क्लोरीन और यूवी रेस यूज़ होती हैं। तो यहाँ से करेक्ट हो गया ओजोन और क्लोरीन, बी एंड डी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन के अभाव में जो रेस्पिरेशन हो, यानी कि हमारी बॉडी सेल्स भोजन में से एनर्जी निकालें तो सही और उसको यूज़ भी करें, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसे कहा जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, और इससे एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, इससे एनर्जी कंज्यूम होती है, और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो है लैक्टिक एसिड और अल्कोहल। तो क्या नहीं बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी, ए और बी, ऑप्शन ए। द मैन मेड फाइबर रेयॉन इज केमिकली आइडेंटिकल टू। तो जो रेयॉन है वो सेल्यूलोज का यूज़ करके बनता है, यानी बनाते तो हम ही लोग हैं, मैन मेड है, लेकिन इसके लिए रॉ मटेरियल फिर भी नेचुरल ही यूज़ होता है, जो कि सेल्यूलोज है। ये कैसा दिखता है, तो ये सिल्क की तरीके से दिखता है। सिल्क एक एनिमल प्रोडक्ट है, बिकॉज सिल्क वाले जो कीड़े हैं, सिल्क वर्म, उनका पालन पोषण करना होता है सिल्क निकालने के लिए, जबकि सिल्क जैसा ही रेयॉन हम लोग सेल्यूलोज को यूज़ करके बना सकते हैं, ऑप्शन बी। बाकी वूल नेचुरल फाइबर है, एनिमल प्रोडक्ट है, जूट भी एक नेचुरल फाइबर है, और कॉटन भी। कॉटन तो बेसिकली रॉ मटेरियल है,
विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड फ्रीक्वेंसीज कैन बी हर्ड बाई अ वीमेन। एक महिला है, इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी सुन सकती हैं वो, और इन महिला की हियरिंग रेंज नॉर्मल है, यानी जितनी सबकी होती है उनकी भी उतनी ही है। सबकी कितनी होती है नॉर्मली? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो इनको ना तो 20 हर्ट्ज से नीचे सुनाई पड़ेगा, ना ही 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो 25,000 हर्ट्ज 20,000 से ऊपर है ना, नहीं सुनाई देगा। 15 किलो हर्ट्ज 15,000 हर्ट्ज रेंज में है, सुनाई दे जाएगा। 40,000 20,000 के ऊपर है, नहीं सुनाई देगा। 25 हर्ट्ज 20 के ऊपर है, सुनाई दे जाएगा। तो बी एंड डी, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा गलत है? स्टैटिक, स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन के इर्द गिर्द चारों ऑप्शन घूम रहे हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर डिसाइड कर लीजिए। सबसे बड़ा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये किससे बड़ा होता है? स्लाइडिंग से। स्लाइडिंग भी रोलिंग वाले फ्रिक्शन से बड़ा होता है। तो कुल मिला के सबसे बड़ा फ्रिक्शन है स्टैटिक, और सबसे छोटा है रोलिंग। इन दोनों के बीच में आता है स्लाइडिंग। तो स्टैटिक रोलिंग से ज़्यादा है, ऐसा दिया है पहले ऑप्शन में। सही तो है। तो पहला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज हमें गलत वाला सिलेक्ट करना है। स्लाइडिंग रोलिंग से कम है, ऐसा नहीं है, वो उससे ज़्यादा है, ये भी गलत। तो गलत मिल गया ना, तो बस बी को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सी क्यों हम सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे? बिकॉज रोलिंग स्टैटिक से लेस होता है, ऐसा बोला है। सही तो है। डी क्यों नहीं? बिकॉज स्टैटिक स्लाइडिंग से बड़ा है। सही तो है ये भी। तो जो लोग इसे केवल यूट्यूब पे देख रहे थे उन सभी से रिक्वेस्ट है कि 50 में से जितना भी स्कोर आया है आप ऑनेस्टी के साथ बताइएगा ज़रूर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा। इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है, सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वीडियो के नोटिफिकेशन यूट्यूब पे कम आ पाते हैं।